हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 मैथ अध्याय। इसमें तीसरा रहेगा चतुर्भुजों को समझना और इसमें एक्सरसाइज रहेगी 3.1। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। तो इसमें देखो आपके पास ये दिए हुए हैं प्रश्न 1 में। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आकृतियाँ दी हुई हैं और इसमें पूछा है इसने कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो इसमें देखिए आकृतियों में हमने बताना है कि साधारण वक्र कौन से हैं, साधारण बंद वक्र कौन से हैं। तो इसमें हमने दिखाना है साधारण वक्र कौन से हैं। तो जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से बताना है साधारण वक्र कौन से हैं। साधारण वक्र का मतलब होता है कि कोई लाइन शुरू हो जाती है, जैसे ये लाइन है तो ये लाइन शुरू होती है तो दूसरी जगह एक ही बिंदु पे मिलेगी तो उसे हम साधारण वक्र कहेंगे। और साधारण बंद वक्र भी इसी तरह होता है। तो इसमें जो साधारण बंद वक्र है तो इसमें जो आकृतियां दी हुई हैं 1 और 2 3 इसमें और 4 नहीं होगी तो 5 होगी, 6 होगी, 7 भी होगी। तो ये साधारण बंद वक्र हैं और ये ही साधारण बंद वक्र होंगे। तो सेम यही आपके पास सभी आ जाएंगे। पहला भी है, दूसरा भी है, पांचवा है, छठा है और सातवां है। फिर है बहुभुज। बहुभुज इसमें कौन से होंगे? बहुभुज वो होते हैं जिसमें सीधी रेखाएं हों और बीच में बंद हो वो, ठीक है, और एक जगह एक से ज्यादा बार वो आपस में भुजाएं ना काटें। तो इसमें बहुभुज जो होगा वो होगा 1 और दूसरा। तो 1 और 2 चित्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो बहुभुज हैं। अब उत्तल बहुभुज कौन से होंगे? उत्तल बहुभुज होगा दूसरे वाला और अवतल बहुभुज है पहले वाला। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो उत्तल और अवतल बहुभुज में क्या होता है? जो उत्तल बहुभुज है, जैसे आपके पास फर्स्ट है तो ये देखो अंदर की तरफ धंसा हुआ है ये, तो जो अंदर की तरफ धंसा होता है ना तो वो अवतल होता है। क्या होता है? अवतल बहुभुज जो होता है अंदर की तरफ धंसा होता है और उत्तल बहुभुज कभी भी अंदर की तरफ नहीं धंसा होगा। तो जो दूसरा है वो उत्तल है और पहला है जो वो अवतल है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो इसमें देखो यही पूछा हुआ था सब कुछ जो मैंने ये पहले लिख लिया था। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक के कितने विकर्ण हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन आप। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या है, उत्तल चतुर्भुज। दूसरे क्वेश्चन में है ए है भाग उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज का मतलब आपने चतुर्भुज बनानी है कोई भी, और इसके विकर्ण कितने होते हैं? विकर्ण होता है जैसे हम इसको और इसको मिलाएं तो ये विकर्ण है, इसको और इसको मिलाएं तो ये भी एक विकर्ण है। तो उत्तल चतुर्भुज के यानी चतुर्भुज के हमेशा 2 विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होंगे इसके। फिर बी भाग में इसने पूछा है समषटभुज। समषटभुज, समषटभुज के कितने विकर्ण? षटभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे, एक लाइन ऐसे,
ठीक है, और एक लाइन ये, और इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये षटभुज बन गई। 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली आकृति को षटभुज कहते हैं। तो अब इसके विकर्ण बनाने हैं हमने। इस पॉइंट से देखो कौन कौन से विकर्ण बन सकते हैं। तो एक तो विकर्ण ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा ये बन गया। ठीक है, अब 3 तो ये बन गए। अब इस बिंदु से कितने बनेंगे देखो, एक इसके जो साथ वाला है ये छोड़ना है, और इसके साथ वाला ये छोड़ना है। तो एक ये बन गया, 2 और ये 3। तो 3 इस पे से बन गए, 3 इससे बन गए, 6 हो गए। अब इससे देखते हैं कितने बनेंगे। तो इससे एक तो ये चला गया, दूसरा ये आ गया, और तीसरा ये आ गया, यानी 2 इससे बने हैं। 3 पहले बन गए थे, प्लस 3 बन गए थे, फिर 2 बने हैं। अब एक बिंदु ये और इसको अगर हम मिला दें तो ये भी एक विकर्ण है, तो जमा 1, तो टोटल हमारे पास 9 विकर्ण बन जाते हैं। सम षटभुज के कितने विकर्ण बनेंगे, 9 विकर्ण। तो फिर सी के है, त्रिभुज के कितने विकर्ण होंगे। तो त्रिभुज का कोई भी विकर्ण नहीं होता, क्योंकि अगर हम एक इस पॉइंट के ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, अब उसके चौथा पॉइंट है ही नहीं इसमें, तो इसका कोई भी विकर्ण नहीं होगा। तो इसका विकर्ण जो है, इसका विकर्ण क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। विकर्णों की संख्या, त्रिभुज के विकर्णों की संख्या 0 होती है, 0 होती है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। उत्तल चतुर्भुज का मतलब है आपके पास ये चतुर्भुज है कोई भी, तो ये उत्तल चतुर्भुज है, इसके कोणों का माप क्या होता है। तो इसके कोणों का माप या योगफल जो होगा, जैसे हम इसको ऐसे बांट लेते हैं, एक त्रिभुज ये बन गई, दूसरी त्रिभुज ये बन गई। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज एक के कोणों का योगफल, यानी ये कोण 2 और 3, 1 2 3, और इसके हैं 4 5 और 6। तो त्रिभुज एक में कोणों का योगफल कितना होगा, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 180 डिग्री होगा। और दूसरी त्रिभुज में, त्रिभुज 2 में कोण 4 जमा कोण 5 जमा कोण 6 180 होगा। और जब हम इस सभी कोणों को जोड़ देते हैं तो ये चतुर्भुज के चारों कोण बन जाते हैं। तो ये कोण और ये कोण, यानी इस त्रिभुज के कोण और इस त्रिभुज के कोण जब जुड़ जाते हैं तो उनका योग 360 हो जाएगा। तो इसलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपने याद रखना है। ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 जमा 180 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब ये उत्तल चतुर्भुज थी। अब चतुर्भुज चाहे अवतल हो, अवतल चतुर्भुज जैसे मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, अगर 2 भुजाएं होगी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो 4 भुजाओं वाली है ये अवतल चतुर्भुज है। तो इसको भी अगर मैं यहाँ से ऐसे मिला दूं तो ये भी एक त्रिभुज ये बन गई, दूसरी त्रिभुज ये बन गई। अब इन दोनों त्रिभुजों के कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होता है। तो इसलिए अवतल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो उनके कोणों का योगफल 360 ही रहेगा। तो ये उत्तल चतुर्भुज है, जैसे ये अवतल है। ठीक है बच्चों,
फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, तालिका है ये दी हुई, ठीक है। तो इस तालिका में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपके पास दिया है। अगर भुजाएं 3 हैं, 3 भुजाएं हैं तो योगफल 180 डिग्री है। अगर 4 भुजाएं हैं तो 4 का मतलब है 4 - 2 गुणा 180। तो ये 4 - 2 का मतलब है 2 गुणा 180, यानी यहां से 2 आ जाता है, ये 180 गुना है तो ये 360 बन जाता है। अगर भुजाएं 4 हैं, ठीक है, तो अगर 3 भुजाएं हैं, 3 - 2 गुणा 180, तो 1 गुणा 180, तो ये 180 डिग्री, ठीक है। अगर तो त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं तो उसके कोणों का योगफल 180 है। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो 4 भुजाओं का योग, अगर चतुर्भुज है, चारों कोणों का योगफल चतुर्भुज क्या होगा? 360। अगर पंचभुज है तो n 5 लेना है, 5 - 2 गुणा 180, तो ये आ जाएगा पंचभुज के लिए क्या आएगा, ठीक है। तो पंचभुज के लिए क्या आएगा? 3 गुणा 180, 5 में से 2 गए 3, 3 गुणा 180, तो 18 × 3 = 54 होते हैं, 540 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है, ऐसे ही आपके पास षटभुज है, षटभुज के लिए हम क्या करेंगे? 6 भुजाएं लेनी है, तो ये आ जाएगा 6 - 2 गुणा 180, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 180, तो 18 × 4 = 72, 720 आ जाएगा। तो षटभुज के 6 कोण होते हैं, 6 के 6 कोणों का योगफल जो होता है 720 होता है, ठीक है। तो ये तो था त्रिभुज, ये था चतुर्भुज, और ये था पंचभुज, 5 भुजाएं होती हैं, और ये षटभुज था, ठीक है। अब ये कहता है अगर भुजाओं की संख्या 7 है तो 7 n = 7 लेना है। अब हमने तो n = 7 का मतलब क्या है? फार्मूला होता है n - 2 गुणा 180 डिग्री। ये n - 2, ये देखो सब में से 2 घटा रहे हैं, और n है भुजाओं की संख्या, तो n लेना है हमने 7, तो ये आ जाएगा 7 - 2 गुणा 180, तो ये आ जाएगा 7 में से 2 गए कितने होते हैं? 5 गुणा 180, तो ये आ जाएगा 18 × 5 = 90, 900। तो 7 भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसे सप्तभुज कहते हैं, 7 को सप्तभुज। अगर n बराबर हमने 8 लेना है, देखो आगे दिया हुआ इसने कि अगर भुजाओं की संख्या 7 हो, अगर 8 हो, बी भाग में, ये ए भाग था, ये बी भाग है, तो यहाँ आ जाएगा 8 - 2 गुणा 180, 6 गुणा 180, तो 18 छिक्के कितने होते हैं? 108 होते हैं, तो ये आ जाएगा इतना 1080 डिग्री सेल्सियस। अगर सी में n = 9 है, कितना है? भुजाओं की संख्या 10 है, कितनी है? 10, तो ये आ जाएगा 10 - 2 गुणा 180, तो ये आ जाएगा 8 गुणा 180, 18 छिक्के 18 × 8 = 144 होते हैं, तो 144, ये आ जाएगा 1440 डिग्री सेल्सियस। अगर 10 भुज हो, 10 भुज का मतलब जिसकी भुजाओं की संख्या 10 है, n 10 है, 10 भुज बोलेंगे इसको। n अगर 9 है, 9 भुजाओं वाली को नवभुज कहेंगे, 8 को अष्टभुज कहेंगे,
7 को सप्तभुज कहेंगे, 6 को षटभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज। तो इस तरह से ये सभी के अंतः कोणों का योगफल है। ठीक है, जैसे ये अंतः कोण है इसके, तो इनका योगफल 360 है। तो ये अंतः कोण है, तो इन अंतः कोणों का योगफल 540 है। ऐसे ही इनके अंतः कोणों का योगफल ये है। ठीक है, और अगर भुजा की संख्या n है, अगर n है तो ये आ जाएगा n-2 गुना 180। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास, अगर किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो उसके अंतः कोणों का योगफल इतना होगा। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है अगला क्वेश्चन 5वां। ये चौथा क्वेश्चन था, फिर 5वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सम बहुभुज क्या है? अगर भुजाओं की संख्या 3 है, 3 भुजाओं वाली संख्या को बोलेंगे हम त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, त्रिभुज। और दूसरे में है जिसकी 4 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज। और जिसमें 6 भुजाएं हों उसे बोलेंगे षटभुज, षटभुज। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? षटभुज। तो ये इनके नाम बताने थे। ये तीसरा भाग है इसका, 5वें का। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में देखिए, तो छठे क्वेश्चन में आकृति दिख रही है आपको, देख लीजिए इतना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो ए भाग है जो, इसमें आपके पास कोण देखो आप कौन कौन से हैं। आपके पास आकृति है, एक चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज में एक 130 डिग्री का है, एक एक्स दिया हुआ है, 120 डिग्री का दिया हुआ है, और 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें, तो ये आकृति दी हुई है, इसमें एक्स का मान निकालना है। अब ये चतुर्भुज है, हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हम इन चारों कोणों को जोड़ के 360 के बराबर रख देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो आ जाएगी 50 जमा 130 जमा 120 जमा x बराबर 360। ठीक है, तो अब हम जो संख्याएं हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे और जो x है उसको इधर ही रखेंगे। तो x बराबर आ जाएगा 360 माइनस, तो जब हम इनको जोड़ते हैं तीनों को, तो इन तीनों का जोड़ 300 आ जाएगा। तो ये 300 इधर जाके माइनस हो गया। तो x बराबर 360 में से 300 गए 60 डिग्री, आपके पास आंसर आ जाएगा x का मान। तो ये कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये 60 डिग्री का आपके पास क्वेश्चन आ गया है। फिर इसी में बी पार्ट है आपके पास, छठे में ही बी पार्ट की चित्र बना देता हूं मैं, आप लोग देखिए चित्र में। बी पार्ट भी ऐसे ही करना है आपने। देखो चित्र में बी पार्ट में आपके पास चतुर्भुज है, चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल करना है। तो देखो इसमें एक कोण ये है और इस तरह से आकृति दी हुई है। ये x है, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। इस पे कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो ये जो चौरस डिब्बा होता है ना, जहाँ पे बना होता है, वो 90 डिग्री का होता है।
तो हमें चारों को जोड़ना है, x जमा 70 जमा 60 जमा 90 बराबर 360। तो x बराबर आ जाएगा, अब इन सबका जोड़ कितना आएगा, इन सबका जोड़ कितना आ जाएगा 90, ये 150 और 130 आ जाएगा, कितना आएगा 120। देखते हैं कितना आएगा, 360 माइनस 90 और 60 कितना होता है 150, 150, 220 आ जाएगा ये। तो इसमें से जब x को घटाएं, इसमें से इसको घटाएंगे 140 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 140 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद सी भाग में जाएंगे। सी भाग का चित्र आप देख रहे हो। तो सी भाग में हमारे पास पंचभुज दी हुई है, कितनी पंचभुज है, ये देखो चित्र, छठे का सी भाग है, पंचभुज दी हुई है इसमें। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, ये बना लेते हैं चित्र पंचभुज। तो इसमें ये है आपके पास 70 डिग्री, 60 डिग्री x, और ये भी x है, और ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये चित्र देखिए, इसमें क्या है, हमने x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, अब ये 70 डिग्री है और ये इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये अंदर वाला हो जाएगा 110, 110 और 70 180 होगा। ऐसे ही 60 और इसके अंदर वाले का जोड़ 180 होगा, तो ये 60 का है तो ये 120 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इन सभी पांचों का जोड़, पंचभुज है ये, 1 2 3 4 5, 5 जिसके कोण होते हैं वो पंचभुज होती है। तो इनका जोड़ क्या होगा, पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल हमने पीछे अभी किया था। तो इसमें आ जाएगा आपके पास, इन पांचों का योग करेंगे हम, 110 जमा 120 जमा x जमा x जमा 30, और ये 540 के बराबर होगा। पंचभुज के पांचों कोणों का योग हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, वहां से आप देख सकते हो, तो 540 होता है। तो ये x और x 2x हैं, और ये इनका जोड़ कितना आएगा, ये आ जाएगा 110 और 120 230 और 30 260, तो ये आ जाएगा 540 माइनस 260, 540 माइनस 260। तो 2x बराबर आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा यहाँ से 280 आ जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 280 अपॉन 2, तो ये 140 डिग्री आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, 140 डिग्री का ये होगा, 140 का ये होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 140 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये सी पार्ट था। ऐसे ही डी पार्ट आपने करना है। इसमें 5 कोण हैं, पंचभुज है, पांचों कोण बराबर हैं। ठीक है, तो पंचभुज दोबारा बना देते हैं हम, 1 2 3 4 5, ये पांचों के 5 कोण जो हैं सेम दिए हुए हैं। 5 कोण हैं, 5x हो जाएंगे, 2 2 4 5, तो ये 5x बराबर आपने 540 रखना है, और x बराबर 540 बटे 5, तो x बराबर 108 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इसका डी पार्ट है, छठे का डी पार्ट। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपके पास 7वां क्वेश्चन है। तो 7वें क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हमने x का मान निकालना है। 7वें क्वेश्चन में क्या निकालना है, x का मान। तो 7वें क्वेश्चन में हमने x का मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7।
तो इसमें क्या करना है, देखो चित्र आपके पास है, ये बना देता हूं मैं त्रिभुज है एक, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा देता हूं, तो ये x है, ये x है, ये y है, और ये यहाँ पे z है, ठीक है, x y z। तो ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, और ये y हमें पता नहीं। तो अब ये 90 का है तो ये भी बाहर 90 का होगा, x भी 90 का आएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और ये 30 का है तो ये बाहर 150 डिग्री का आ जाएगा z। और यहाँ पे y जो होगा इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर ये बाहर का होता है, तो y बराबर 120 डिग्री आ जाएगा। तो x प्लस y प्लस z हमने निकालना है, तीनों कोणों का योगफल निकालना है, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 150 प्लस 120, तो इनका जोड़ 360 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 360 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट करना है, इसमें भी आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा, आप चित्र देख रहे होंगे तो देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, आपने x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो चारों का योगफल निकालना है आपने इसमें, ठीक है। तो चारों का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब इसमें जो x होगा, ये साफ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं इसको चित्र को। तो ये चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पे x है, अंदर 120 है, ये 80 डिग्री है, और बाहर y है, यहाँ पे 60 डिग्री है, और यहाँ पे है z, और ये w है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे कोई भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो x बराबर यहाँ देखो 120 है तो ये 60 आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होता है। ये 80 है तो ये y बराबर 100 आना चाहिए, ये 60 है तो ये आना चाहिए 120, क्योंकि 60 और 120 180 होते हैं, ठीक है। अब ये कोण कितने डिग्री का आएगा, तो ये 360 में से इनको तीनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये 120 और 80 200, 260, तो ये 100 का आएगा, और ये बाहर 80 का हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन चारों को जोड़ते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपके पास, x आएगा 60, तो y है प्लस z है 120, और w है 80। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये 200 और 160 360 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज पूरी कर ली है, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और घंटी के बटन को दबाना है, ताकि अगली वीडियो आपके पास स्वयं पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है इसको। थैंक यू, जय हिंद।